पेटीएम एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत 2010 में विजय शेखर शर्मा ने एज अ रिचार्ज प्लेटफॉर्म की थी। उनका मोटिव सिर्फ ये था कि वो रिचार्ज करने के इस प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते थे। आज उस पेटीएम ने पूरे मार्केट में 15% का मार्केट शेयर एक्वायर करके रखा है। अगर उनके ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो पिछले साल उनके प्लेटफॉर्म पे 4 लाख करोड़ वर्थ रुपीज से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए। इस कंपनी के पीछे बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टरों का हाथ है, चाहे वो इंडिया के रतन टाटा जी हों, चाहे वो चाइना के जैक मा हो, चाहे वॉरेन बफे हो, चाहे सॉफ्टबैंक के मासायोशी सन हो। हर एक इंसान ने इस कंपनी में अपना शेयर खरीदा है। हर एक इंसान ने, हर ये बड़े बड़े दिग्गजों ने, जो कि सबसे अरबपति, सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में आते हैं, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन अलाइव इन दिस वर्ल्ड के लिस्ट में आने वाले लोगों ने इस कंपनी में अपना पैसा डाला है। लेकिन फिर ये कंपनी अचानक से अपना आईपीओ करती है और आज ये कंपनी का शेयर प्राइस अपने इशू प्राइस के 1/3 प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्यों? क्या ये इन्वेस्टर्स कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या पेटीएम के पास कोई प्रॉफिटेबल प्लान नहीं है? अगर है तो वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रही? और अगर कर रही है तो क्या गलत कर रही है? क्या पेटीएम डूबने वाली है? ये सारे सवालों के जवाब हम लोग ढूंढेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ऐसा ये डिटेल्ड केस स्टडी फॉर जोमैटो के लिए बना के रखा है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। प्लीज 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 जाके उस वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी जोमैटो के बारे में। और आप लोगों ने मेरे को जोमैटो वाले वीडियो में बहुत प्यार दिखाया है, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। पेटीएम की शुरुआत 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी। उनका मोटिव सिर्फ ये था कि वो इस रिचार्ज के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने पेटीएम की शुरुआत की थी एज अ रिचार्ज प्लेटफॉर्म। लेकिन धीरे धीरे करके पेटीएम को बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती गई। सबसे पहला उनको अलीबाबा ने फंड किया, जिसके ओनर जैक मा हैं। फिर उनको रतन टाटा जी ने फंड किया, फिर सॉफ्ट बैंक ने उनको फंड किया, फिर उनको सबसे बड़े इन्वेस्टर दुनिया के वॉरेन बफे ने फंड किया। जब उनको इतनी सारी फंडिंग मिल गई तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपने इस प्रोसेस को एक्सपांड करना चालू किया। पहले वो सिर्फ रिचार्ज करते हैं, तो फिर अब पोस्ट पेड बिल्स, लैंडिंग बिल्स, डेटा कार्ड सर्विस, फिर क्या बोलते हैं, टिकट बुकिंग्स, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज में धीरे धीरे करके पेटीएम एक्सपांड करती गई। लेकिन आज इतने सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद, इतनी बड़ी ऑल टाइम फेवरेट ऐप होने के बाद भी पेटीएम क्यों प्रॉफिट नहीं कमा पा रही? मैंने अमूमन सुना है कि लॉ ऑफ लीडरशिप काम करती है कि जब भी कोई इंसान किसी मार्केट में सबसे पहला एंट्री मारता है तो लीड करता है। लेकिन पेटीएम सबसे पहली फिनटेक स्टार्टअप होने के बावजूद इस मार्केट को लीड नहीं कर पा रही। उस पेटीएम ने क्या गलतियां कर दी? तो इन सब के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि पेटीएम का बिजनेस मॉडल क्या है। तो आइए बढ़ते हैं पेटीएम की बिजनेस मॉडल की तरफ। तो अमूमन पेटीएम है क्या? पेटीएम एक मनी ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है। तो अमूमन एक मनी ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म इन 3 तरीकों से अपना पैसा जनरेट करता है। सबसे पहला पैसा जनरेट वो करता है ट्रांजैक्शन फी पे। मतलब कि जब 1 to 1 जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो आप जिसको ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर आप किसी मर्चेंट को ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कुछ अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन फी वो वहां से रख लेता है, पेटीएम काट लेता है। तो ये बोलते हैं उनका पहला सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो पेटीएम रखती है, मतलब अमूमन एक फिनटेक स्टार्टअप रखती है, वो है कि एडवर्टाइजमेंट फी। मतलब कि कोई भी अगर इंसान अपने आप को एडवर्टाइज करवाना चाहता है, अपने प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइज करवाना चाहता है पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी फिनटेक प्लेटफॉर्म पे, तो एडवर्टाइजमेंट फी उसको पे करनी पड़ती है उस प्लेटफॉर्म को। तो ये हो गया सेकंड स्ट्रीम। और थर्ड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ मनी। मतलब कि आप जब कोई भी अमाउंट ऑफ पैसा उस प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट करते हो तो उस पैसा को वो कंपनी कुछ टाइम के लिए किसी और को एज अ फ्यू नंबर ऑफ इंटरेस्ट पे दे देती है, जिससे वो इंटरेस्ट से भी पैसा कमाती है। तो बेसिकली ये 3 तरीके का काइंड ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर सकती है कोई भी स्टार्टअप। अमूमन फिनटेक स्टार्टअप, मैं पेटीएम की बात नहीं कर रहा हूं, एक अमूमन पे टू पे ट्रांसफर वाली एक कंपनी इन 3 तरीकों से पैसा जनरेट करती है। ट्रांजैक्शन फी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ मनी एंड थर्ड वन इज एडवर्टाइजमेंट फीस। लेकिन पेटीएम का बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि पेटीएम एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पीछे बैक्ड कंपनी है, बहुत पैसा है इस कंपनी के पास। तो इस कंपनी ने बेसिकली 2 तरीके का बिजनेस मॉडल बनाया है। सबसे पहला जो कंपनी B2B लेवल पे ऑपरेट करती है और दूसरा जो कंपनी B2C लेवल पे ऑपरेट करती है। मतलब B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर्स और B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू कस्टमर मतलब कि हम जैसे लोग, और बिजनेस टू बिजनेस मतलब कि मर्चेंट्स, दुकानदार जो QR कोड जो भी पेटीएम की सर्विसेज यूज करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि पेटीएम हम दोनों को B2B और B2C को कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
अगर मैं B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर जो हम जैसे लोग हैं इनके सर्विसेज की बात करूं तो 3 तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सबसे पहला सर्विसेज कि हम किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हम किसी भी स्टोर पे जाके अपना QR स्कैन स्कैन करके उनका QR कोड हम लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। बेसिकली पेमेंट ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ मनी वो अलाउड करती है, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी हमें अलाउड करती है। ये सबसे पहला सर्विस है। सेकंड, उनका जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो पेटीएम का, फॉर एग्जांपल आपने पेटीएम मॉल सुना होगा जिसके अंदर आप कोई भी चीज को शॉपिंग कर सकते हो, कोई भी चीजें टिकट बुक कर सकते हो, कोई भी अम्यूजमेंट पार्क की टिकट बुक कर सकते हो और भी कोई भी चीजें आप खरीद सकते हो। तो वो हो गया उनकी सेकंड सर्विस जो कि है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और थर्ड है वो है फाइनेंशियल सर्विस। आपको पता होगा आप जाके पेटीएम पे म्यूचुअल फंड्स कर सकते हो, फॉर एग्जांपल पेटीएम गोल्ड आप खरीद सकते हो, आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स ओपन करवा सकते हो, आप अपने इंश्योरेंस करवा सकते हो। ये सारी चीजें पेटीएम प्रोवाइड करती हैं। तो बेसिकली 3 तरीके की सर्विस जो पेटीएम B2C मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर्स मतलब हम जैसे लोगों को प्रोवाइड करती है वो है ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, सेकंड है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड थर्ड है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब बात करते हैं कि पेटीएम बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली पिछले वाले में 3 सर्विसेज थे, इसमें 4 सर्विसेज है। तो सबसे पहला सर्विसेज जो पेटीएम प्रोवाइड करती है वो है एक्सेप्टिंग द कंज्यूमर्स पेमेंट। आप जब किसी भी स्टोर में जाके अपना पैसा पे करते हो तो उनके पास वो एक सर्विस होनी चाहिए ना जिससे वो पैसा आपकी ले सकें, आपके पैसों को एक्सेप्ट कर सकें। तो वो सर्विस प्रोवाइड कौन करती है? पेटीएम प्रोवाइड करती है। सेकंड जो सर्विस प्रोवाइड करती है पेटीएम वो है कि बिजनेस पेमेंट्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि आप अपने बिजनेस अकाउंट्स ओपन करवा सकते हो, नोडल अकाउंट्स ओपन करवा सकते हो। अब नोडल अकाउंट आप थोड़ा सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा नोडल अकाउंट्स क्या होता है। अपने बिजनेस अकाउंट्स ओपन करवा सकते हो, नोडल अकाउंट्स ओपन करवा सकते हो, पे आउट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। ये सारी चीजें हमको थोड़ा समझना डिफिकल्ट है लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको पेटीएम एज अ बिजनेस ओनर आपको प्रोवाइड करती है, बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर। तो थर्ड सर्विस जो एक पेटीएम बिजनेस टू बिजनेस ओनर B2B सेक्टर में प्रोवाइड करती है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे वो B2C में भी प्रोवाइड करती थी, B2C में वो इंश्योरेंस और वो सारी चीजें प्रोवाइड करती थी, यहाँ पे वो म्यूचुअल फंड्स फिर क्या बोलते हैं पेटीएम गोल्ड, ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जहां पेटीएम सबसे ज्यादा पैसा अर्न करती है इन B2B सेक्टर वो है प्रोवाइडिंग API। अब API क्या होता है? डेवलपमेंट सर्विस। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपने जाके कोई वेबसाइट में आपने जाके आपको कोई शू पसंद आया, अब आप वो शू को खरीदना चाहते हो और वो शू आपसे चाहती है, वो वेबसाइट आपसे चाहती है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो। अब आपका बैंक कोई भी बैंक है और वेबसाइट आपको पे करना है तो आपके पास कोई ना कोई एक ब्रिज तो होना चाहिए ना, एक पोर्टल तो होना चाहिए ना जहां से जाके आप पेमेंट कर सको, राइट? कि आपका बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो सके और आपके वो शू ऑर्डर हो सके। तो उसके लिए जो सर्विस प्रोवाइड होती है जिससे उन लोग API कहते हैं, पेटीएम वाले API कहते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करने का काम भी अलग अलग वेबसाइट्स को पेटीएम करती है जिसको डेवलपमेंट सर्विस भी बोलते हैं। तो 4 तरीके की सर्विस जो पेटीएम है जो प्रोवाइड करती है B2B को। सबसे पहला सर्विस जो पेटीएम प्रोवाइड करती है B2B सेक्टर में वो है एक्सेप्टिंग द कंज्यूमर्स पेमेंट, बिजनेस पेमेंट एंड सर्विसेज। थर्ड आता है फाइनेंशियल सर्विस और फोर्थ आता है डेवलपमेंट सर्विस, वो API वाला। ये सारी हो गई सर्विसेज की बात जो एक पेटीएम प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल के बारे में कि अब पेटीएम कंपनी पैसा कहां से बनाती है। तो बेसिकली पेटीएम ने अपने रेवेन्यू मॉडल को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला है पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेक्टर और सेकंड है कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज वाला सेक्टर। दोनों क्या है समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी फाइनेंशियल सेक्टर के जो भी आपने देखा होगा पेमेंट टू पेमेंट, ये सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये इसमें से जो पैसा कमाती है उसे कहते हैं पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और एक सेक्टर है जिसे हम लोग वो लोग कहते हैं कॉमर्स, मतलब कि वो जो ई-कॉमर्स पेटीएम वॉल वाला था उसमें से जो पैसा कमाती है और क्लाउड सर्विसेज के थ्रू वो उन लोग डालते हैं ये वाले सेक्टर में। अब समझते हैं क्या है पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब वो सेक्टर जो आपको B2B और B2C में जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें से जो पैसा वो कमाती है थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज, थ्रू पेमेंट ऑफ थ्रू ट्रांजेक्शनल फी, थ्रू बाकी सारी चीजें से उसे डालती है ये वाले सेक्टर में। और ई-कॉमर्स मतलब कि पेटीएम मॉल से जो उनको रेवेन्यू आता है। क्लाउड सर्विसेज मतलब कि कोई भी अगर थर्ड वेबसाइट चाहती है कि उनके लिए भी कोई पेमेंट गेटवे बनाया जाए तो वो जो पेमेंट गेटवे बनाने का जो पैसा चार्ज करती है पेटीएम उसको क्लाउड सर्विसेज में गिनती है। या फिर एडवर्टाइजमेंट जो पेटीएम करती है उसका भी पैसा उन लोग इसमें ही काउंट करते हैं। तो ये 2 तरीके से पेटीएम पैसा कमाती है रेवेन्यू मॉडल में। पहला है पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा है ई-कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज। अब कितना पैसा कौन सा स्ट्रीम देता है, कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लाके देता है। 2021 की बात की जाए तो ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये चार्ट में आपको दिख रहा होगा 25% रेवेन्यू ई-कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज से आता है और 75% ऑफ रेवेन्यू उनका पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है।
अब ये सारी चीजें हो गई, इतनी सारी बात की पेमेंट, इतनी सारी सर्विसेज पेटीएम प्रोवाइड करता है, फिर भी पेटीएम लॉस में क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ह्यूज एक्विजिशन कॉस्ट। अगर आप फिनटेक सेक्टर में बात करोगे तो सबसे पहला दिक्कत ये आ गया पेटीएम को, पेटीएम सबसे पहली थी तो उसको सबसे ज्यादा पैसा लगाना पड़ा एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, उसकी पूरी मेंटालिटी को बदलने के लिए, उसके बिहेवियरल पैटर्न को बदलने के लिए, तो उनको एक्विजिशन कॉस्ट बहुत महंगा पड़ा। सेकंड कि उन्होंने बहुत ज्यादा रॉन्ग डिसीजन बनाया। अब रॉन्ग डिसीजन किसमें बनाया? जब यूपीआई पेमेंट का दौर आया, जब उन्होंने, आपको पता होगा, पेटीएम वॉलेट निकाला था जिसमें आप पैसा ट्रांसफर करके रख सकते थे एक ह्यूज टाइम तक उनके पेटीएम डिपॉजिट में। लेकिन जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि डायरेक्टली आप बैंक से पैसा कट सकता है, आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, तो पेटीएम ने बहुत देर कर दिया इसको समझने में, इसको एक्सेप्ट करने में, अडॉप्ट करने में। तब तक फोन पे, गूगल पे बहुत आगे निकल चुका था। थर्ड कि उन्होंने कोई पिरामिडिकल सेक्टर नहीं बनाया। अगर आप अमेजोन की बात करेंगे तो अमेजोन भी आज हर चीज करता है, लेकिन उसके पास एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है कि मैं पहले ये करूंगा, इसको स्टेबल करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज को एक्सपांड करूंगा। पेटीएम ने किसी चीज को स्टेबल नहीं किया, बस खोलते चला गया, खोलते चला गया, खोलते चला गया। कभी फाइनेंशियल सर्विसेज खोल दिया, कभी पेटीएम गोल्ड खोल दिया, कभी पेटीएम मॉल खोल दिया, कभी कुछ खोल दिया, कभी पेटीएम बैंक खोल दिया, सिर्फ खोलते चला गया। उसको ये नहीं समझ में आया कि उसको एक स्टेबलाइजेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। पेटीएम को, विजय शेखर सर को समझना चाहिए था कि उसको एक स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करनी चाहिए थी, और कुछ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जब तक जनरेट नहीं होता तब तक उस सेक्टर को या कंप्लीटली क्लोज करो अगर वो जनरेट नहीं कर पा रहे रेवेन्यू तो, या फिर उसको कुछ इस तरीके से ऑपरेट करो कि रेवेन्यू कहीं और से आ सके। पेटीएम एक जगह से पैसा कमाता है, वो है पेटीएम बैंक। अब उधर से भी उनको आरबीआई ने सीज कर दिया है कि अब वो कोई नए क्या बोलते हैं कंज्यूमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता। अब देखते हैं कब तक आरबीआई ये क्या बोलते हैं रेगुलेशंस को हटाती है तो पेटीएम बैंक फिर से ऑपरेट हो सके, क्योंकि पेटीएम बैंक भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा नहीं पा रहा है, वही थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा है 35-40 करोड़ का, लेकिन मेरे को लगता भी नहीं कि वो भी इनके इतने बड़े लॉसेस को कवर कर पाएगा। चौथा कि इन्होंने बहुत जल्दी एक्सपांड किया, बहुत फटाफट एक्सपांड किया इन लोगों ने। आपको दिख रहा होगा कि 10 साल के अंदर पता नहीं पेटीएम हर जगह चला गया, ये हर जगह फाइट कर रहा था। टिकट बुकिंग में वो मेक माई ट्रिप से फाइट कर रहा था, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से फाइट कर रहा है, ई कॉमर्स सेक्टर में, पेटीएम सेक्टर में उसके पहले कॉम्पिटिशन बैठे हैं, यूपीआई पेमेंट में पहले कॉम्पिटिशन बैठे हैं, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हो गए और पेटीएम सबसे लड़ रहा है। और ये लोग छोटे कोई छोटे मोटे कॉम्पिटिटर तो है नहीं, आंडू पांडू बड़े बड़े जाइंट्स हैं, तो आपको धोखे तो रख ही देंगे। तो ये दिक्कत है कि 1 against 10, कोई उनको तलवार से मार रहा है, कोई उनको भाले से मार रहा है, कोई उनको चाकू से मार रहा है, कोई उनको गन से मार रहा है, और वो बोलते हैं मैं सबसे एक एक करके लड़ूंगा, मेरे 5-6 हाथ है, मैं सबसे लड़ूंगा, और ये कर नहीं पा रहे विजय शेखर शर्मा। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबल प्लान क्या हो सकता है। विजय शेखर शर्मा ने बोला है कि वो 23rd के 6th क्वार्टर तक में शायद प्रॉफिटेबल हो जाएं, क्योंकि प्रॉफिटेबल का गेटवे इन्होंने बोला कि हमारे रेवेन्यू में क्या बोलते उनका रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, जिससे वो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पेटीएम प्रॉफिटेबल होते दिख भी पाती है कि नहीं हो पाती है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेटीएम अब बैंकरप्ट हो जाएगी बहुत जल्द क्योंकि वो नहीं जनरेट कर पा रही, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का हाथ है। सबसे बड़े बड़े दुनिया में सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसके पीछे पैसा लगाया, तो इतनी आसानी से इसे बैंकरप्ट नहीं होने देंगे। तो बेसिकली लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पेटीएम कब तक प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। आप ही हो, मैं भी हो, लेट्स सी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द फ्यूचर कि आगे क्या होता है पेटीएम के बारे में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सी यू, बाय बाय, सायोनारा।